Hello, good morning class. I am Omrika Singh, your biology teacher class 10th. Today's topic is a origin of life. ठीक है, तो लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब सबसे पहले अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे आए। तो कई एक साइंटिस्ट ने अपने अपने थ्योरी प्रपोज की, अपने अपने एक्सपेरिमेंट दिए कि इस टाइप से अर्थ पर लाइफ आई। क्लियर हो गया। तो साइंटिस्ट एक थे हेल्डन, साइंटिस्ट हेल्डन। हेल्डन ने बताया कि नॉन लिविंग सब्सटेंस से लिविंग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ, नॉन लिविंग सब्सटेंस से लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, और ऑर्गेनिक से मतलब लाइफ क्रिएट हुई है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन हुआ और ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक लाइफ क्रिएट हुई। तो साइंटिस्ट हेल्डन ने बताया। दूसरे यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट आता है, साइंटिस्ट हम कह सकते हैं स्टैनले मिलर एंड यूरे। तो हम डायरेक्टली इसका एक्सपेरिमेंट कहते हैं यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ और ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिविंग आई। हेल्डन ने तो बताया था कि नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू दोनों साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि लाइफ नॉन लिविंग से ही लिविंग का फॉर्मेशन हुआ, प्रूव किया। तो आज हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, हेल्डन थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे और यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे। एक आपका बोर्ड एग्जाम में आता भी है, एक्सप्लेन द यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। ओके, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अर्थ पे मेटल के बेस पर एटम के बेस पर देखते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है, आ पार्टिकल इज अ एटम। ठीक है, तो सबसे पहले एटम की बात करते हैं। एटम यहाँ से देखेंगे बेटा, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। तो एटम को एलिमेंट भी कहते हैं। क्लियर हो गया। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा व्हाट इज अ एलिमेंट्स। तो जैसे लाइक हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, सल्फर होता है, फॉस्फोर होता है, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं अर्थ पे। अबाउट 118 एलिमेंट्स हैं। क्लियर हो गया। कितने एलिमेंट्स हैं, कितने आइटम्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सब्सटेंस और जो कंपाउंड्स बने हैं, जो भी अर्थ पे जो आया है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम है। तो एटम इज अ पार्टिकल, आ डस्ट पार्टिकल। क्लियर हो गया। जैसे एक जो डस्ट पार्टिकल होता है उसे क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। तो इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होगी? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स इज नोन एज एटम। क्लियर हो गया। तो एटम समझ गए, एक सिंगलेस्ट पार्टिकल लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं एटम के। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ से देखते हैं, लाइक ये एटम है। क्लियर हो गया, ये एटम है और बहुत सारे एटम मिलकर, मोर देन 2 एटम मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल आप जानते हैं व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? मोर देन 2 एटम, मोर देन 2 एटम। एटम तो समझ गए क्या होता है? मोर देन 2 एटम आर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कोई सा भी हो सकता है, और जैसे एटम एक हाइड्रोजन प्लस
हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएगा, H2 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो ये तो एटम है और ये क्या है, मॉलिक्यूल। और यहाँ पर अगर हमने क्या मान लिया, ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना जाएगा, O2 बन जाएगा। ठीक है, ये तो सिमिलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। सिमिलर कंपाउंड्स आर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। और जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है तो क्या बन जाएगा, CO2, या कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाएगा और CO2 भी बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस समझ गए। एटम से ही क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। तो मोर देन 2 एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये जानकारी आपको हो गई। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट से, क्लियर हो गया। एंड मोर देन एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। सभी जानते हैं मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, कंपाउंड। क्लियर हो गया। मॉलिक्यूल से क्या फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और कंपाउंड को ही सब्सटेंस कहते हैं और मैटर कहते हैं। जैसे हम इसको ही सब्सटेंस कहेंगे और या फिर इसको ही मैटर कहते हैं। व्हाट इज अ मैटर कहते हैं, व्हाट इज अ मैटर। तो मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस केमिस्ट्री में आप जानते हैं व्हाट इज अ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट होती हैं इसकी मैटर की। और इसी को सब्सटेंस कहते हैं, इसी को ही कंपाउंड कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। सब्सटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, या फिर मैटर किसे कहते हैं। तो कंपाउंड आप जान गए। और कंपाउंड्स की बात करते हैं। कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक इनऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हो गया। एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल से आप जानते हैं, अभी मैंने आपने पढ़े थे, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये कैसे हैं, इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक लाइक, चलो मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ। अमोनिया CH3, CH4, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कैसे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्लियर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्लियर हो गया। तो कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन की स्टडी नहीं करते, डू नॉट स्टडी कार्बनिक कंपाउंड्स ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की हम स्टडी नहीं करते हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स की हम स्टडी नहीं करते हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही कार्बनिक कंपाउंड्स कहते हैं। चलो यहाँ से हम स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हो गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड। क्लियर हो गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल्सो नोन एज कार्बनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ऑल्सो नोन एज बायोमॉलिक्यूल। बेटा बायोमॉलिक्यूल। तो व्हाट इज अ बायोमॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। कार्बनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, दोज सब्सटेंस या दोज कंपाउंड कंसिस्ट कार्बन्स इज नोन एज कार्बनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायो जो वर्ड जुड़ गया है यहाँ पर, तो बायो मीन्स लिविंग। बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग। दोज सब्सटेंस
विच इज नीड टू एन ऑर्गेनिजम्स। तो ये मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी आवश्यकता होती है लिविंग के लिए आवश्यकता होती है। विच इज रिलीज एनर्जी, ये क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल कार्बनिक कंपाउंड्स या बायोमोलिक्यूल्स, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर लिविंग्स विच इज रिलीज द एनर्जी, which is release the proteins which is perform biological process या all metabolic activities of an livings। तो जितने भी लिविंग्स होते हैं ये क्या मतलब एब्जॉर्ब क्या करते हैं? बायोमॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ये एनर्जी रिलीज करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बायोमॉलिक्यूल किसे कहते हैं? व्हाट इज अ बायोमॉलिक्यूल? कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं? एक हम बात करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं अर्थ पे। एक होता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, क्लियर हो गया? अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, फैट, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, क्लियर हो गया? तो कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को ही क्या बोलते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। और आप सभी जानते हैं ग्लूकोज रिलीज द एनर्जी, ग्लूकोज को ही फूड कहते हैं। और आप जानते हैं जो फूड होता है, फूड किससे फॉर्म होता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसको, अरे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। नेक्स्ट थिंग्स इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के समय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हुआ? कार्बोहाइड्रेट। आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पढ़ा होगा द सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज या फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। इतना आपने स्टडी किया होगा। तो हमें इतनी जानकारी हो गई है कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या होता है, सभी को मालूम है? गिवन द फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या है? यहाँ पर C6H12O6 C6H12O6 दीज आर फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। तो दीज आर रिलीज एनर्जी, और एनर्जी इज अ need to the every living things, for the every living things and perform biological activities या metabolic activities, okay। तो जितने जो भी फूड मटेरियल होता है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये एनर्जी रिलीज करते हैं और जिससे मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं लिविंग थिंग्स, ओके। तो हमने मतलब एटम पढ़ा, एटम से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से कंपाउंड्स बने, कंपाउंड से इनऑर्गेनिक
कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर इतना ही समझेंगे सबसे पहले। मतलब जो अमीनो एसिड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, अमीनो एसिड बेटा धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में ज्वाइंट होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में ज्वाइंट होते हैं और क्या फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन। क्लियर हो गया। तो प्रोटीन किससे बनती है, अमीनो एसिड से बनती है। इतना क्लियर हो गया होगा कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, अमीनो एसिड से होता है। तो प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड। तो मोर देन 2 अमीनो एसिड आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन्स। तो प्रोटीन यहाँ पर, प्रोटीन इज अ मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स और अमीनो एसिड इज अ माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स। तो ये स्मॉल होता है माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स और जो प्रोटीन होती है वो मैक्रोबायोमॉलिक्यूल लार्ज होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। दूसरा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मोनोमर्स होते हैं, इसे मोनोसैकेराइड्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज भी कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स भी कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। क्लियर हो गया। फॉर्मूला आप जानते हैं, C6H12O6, ये इसका फार्मूला हुआ। तो ये मोनोमर यूनिट है पॉलीसैकेराइड्स की। तो ये बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक मोनोमर यूनिट है किसकी, पॉलीसैकेराइड्स। तो आप जानते हैं पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मिलकर पॉलीसैकेराइड बनाते हैं और ये जुड़े किससे रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आप जानते हैं ग्लूकोज आपस में जुड़े रहते हैं या कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़े रहते हैं बाय देयर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर ये भी आपको जानकारी होगी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर हो गया। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस में बनता है, बिटवीन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के जुड़ते हैं बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड टू फॉर्म पॉलीसैकेराइड्स। तो ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड से क्या बनते हैं, पॉलीसैकेराइड बनते हैं। इतना आपको जानकारी हो गई। और अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो अमीनो एसिड के बिटवीन कौन सा बॉन्ड बनता है, मालूम है, अमीनो एसिड के बिटवीन कौन सा बॉन्ड बनता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड, खाली पेप्टाइड बॉन्ड मतलब दो अमीनो एसिड के बिटवीन एक ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। तो आप जानते हैं अमीनो एसिड के बिटवीन कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में ज्वाइंट होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, आप जानते हैं अभी मैंने क्या बताया, पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर हो गया, दो चीज़ें बताएं। तीसरा है प्रोटीन का फॉर्मेशन क्लियर हो गया, किससे होता है, अमीनो एसिड से बनता है। तीसरा है न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड अभी मैंने ये भी बताया, न्यूक्लिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो न्यूक्लिक एसिड क्या हुआ, दीज आर जेनेटिक मटेरियल्स। क्लियर हो गया, न्यूक्लिक एसिड इज अ जेनेटिक मटेरियल,
ये एक्ट करता है, किसका वर्क करता है? जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है। और आप जानते हैं 2 टाइप के जेनेटिक मटेरियल होता है, एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए, दूसरा आरएनए। तो डीएनए इज अ डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए इज अ राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो बोथ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर हो गया? और यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट होती है न्यूक्लिक एसिड की यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड मैंने यहाँ पर ये भी बता दिया कि द यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज अ न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। आप यही समझेंगे बेटा कि न्यूक्लियोटाइड से क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा। न्यूक्लियोटाइड मैंने शायद बताया भी होगा, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए या आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। तो बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और मोर देन 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड किसके थ्रू बॉन्ड रहते हैं? न्यूक्लिक एसिड आप बताएंगे। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड से आपस में कनेक्ट रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड ये आपस में कनेक्ट रहते हैं बाय देयर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर हो गया? मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड आर कनेक्टेड बाय देयर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए या न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? न्यूक्लिक एसिड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आप ये भी जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल किससे बना होता है? जेनेटिक मटेरियल फॉर्म्ड बाय देयर न्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल किससे फॉर्म होता है? डीएनए आरएनए किससे बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड से फॉर्म होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो ये बने होते हैं, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, दीज आर मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर होगा? और जेनेटिक मटेरियल के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? जेनेटिक मटेरियल की जीन होते हैं। ठीक है? जीन इज अ यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच इज ट्रांसमिट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और जीन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो इन्फॉर्मेशन होती है, मैसेज होते हैं, उनको हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखती है। जो जीन होते हैं, जीन हमारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखते हैं और मतलब स्टोर कर लेते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू ट्रांसमिट करते रहते हैं। तो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फंक्शन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर 3 बॉन्ड के बारे में बताया। एक तो बताया था पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हो गया? एक मैंने कौन सा बताया? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड। चलो मैं यहाँ पर तीनों बॉन्ड के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट है पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड किससे बनता है आप बताएंगे? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होता है? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किस में होता है? बिटवीन अमीनो एसिड एंड टू फॉर्म प्रोटीन। ठीक है? दूसरा बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अच्छा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बिटवीन बनता है? बिटवीन ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म पॉलीसैकेराइड्स। इतना क्लियर हो गया। तीसरा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके बिटवीन बनता है?
न्यूक्लियोटाइड्स के बिटवीन टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड। तीनों क्लियर हो गया। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन के बिटवीन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू मतलब पॉलीसाइडाइड का फॉर्मेशन होता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तीनों बॉन्ड मैंने यहाँ पर बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, आपको आ गया होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कितना यूज होता है लाइफ में। प्रोटीन आप जानते हैं, मतलब माइक्रो मालिक्यूल्स, जैसे अमीनो एसिड है माइक्रो मालिक्यूल्स और प्रोटीन है मैक्रो मालिक्यूल्स, लार्ज मालिक्यूल्स। तो और जैसे ग्लूकोज है माइक्रो मालिक्यूल्स और पॉलीसैकेराइड्स है मैक्रो मालिक्यूल्स। तो आपको जानकारी हो गई माइक्रो मालिक्यूल से ही मैक्रो मालिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। या जैसे पॉलीसैकेराइड्स है या फिर प्रोटीन है या फिर न्यूक्लिक एसिड है, दीज आर लार्ज मालिक्यूल्स, दीज आर लार्ज मालिक्यूल्स। ठीक है, तो ये बायोमालिक्यूल्स होते हैं, दीज आर ऑल लार्ज बायोमालिक्यूल्स। जैसे सेलुलोज है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स हैं, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, दीज आर लार्ज बायोमालिक्यूल्स, लार्ज बायोमालिक्यूल्स which is release energy. These energy very need to the all living things which is perform biological activities, ठीक है, तो या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो ये जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये एनर्जी किससे में मिलती है, मैक्रो मालिक्यूल से, लार्ज बायोमालिक्यूल से मिलती है। और लार्ज बायोमालिक्यूल किससे बने होते हैं, क्लियर हो गया, माइक्रो बायोमालिक्यूल से बने होते हैं। माइक्रो बायोमालिक्यूल किससे बने होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बने होते हैं, मालिक्यूल से बने होते हैं। मालिक्यूल किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। तो मैंने ये सारी थ्योरी जो आपको बताई है, ये सारा समझाया है कि इसके लिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे बने होते हैं, बायोमालिक्यूल किससे बने होते हैं। बायोमालिक्यूल की आवश्यकता किसके लिए होती है, लिविंग के लिए होती है। तो इतना आप समझेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन हुआ है, जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन किससे हुआ है, न्यूक्लिक एसिड से हुआ है। किससे हुआ है, न्यूक्लिक एसिड, क्लियर हो गया। और न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किस में होते हैं, लिविंग में होते हैं। किस में होते हैं, लिविंग में होते हैं। और तो आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि एटम या जो मालिक्यूल होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एटम या जो मालिक्यूल्स हुए, एटम या मालिक्यूल्स वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे एटम मान लो, एटम, या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल। तो एटम सबसे पहले गैसेज हैं, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सॉइल है, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। वाटर है, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से क्या बनते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज अ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज अ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, नॉन लिविंग। जैसे नॉन लिविंग इज अ एयर है, एयर है, ठीक, एयर इज अ नॉन लिविंग गैसेज, ठीक है। ऑक्सीजन है, मीथेन है, अमोनिया है, दीज आर नॉन लिविंग, ये गैसेज में आ जाते हैं, क्लियर हो गया। और जैसे सॉइल है, वो भी नॉन लिविंग। वाटर है, वो भी नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग से क्या बनते हैं, लिविंग बनते हैं। नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन होता है। इतना आपको यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन होता है। तो आप समझ गए नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ। आप जानते हैं कि बायो मालिक्यूल, इनऑर्गेनिक मालिक्यूल से ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स बने, और ऑर्गेनिक मालिक्यूल ये इनकी आवश्यकता होती है, लिविंग थिंग्स की आवश्यकता होती है। तो यह न्यूक्लिक एसिड है, दीज आर बायो मालिक्यूल्स। और न्यूक्लिक एसिड से क्या बनता है, जेनेटिक मटेरियल बनता है। जेनेटिक मटेरियल में ये किस में होते हैं, लिविंग थिंग्स में होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर ये नॉन लिविंग और लिविंग एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो यहाँ पर ये आपको इतनी जानकारी हुई कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है।
और ये किसने बताया था, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया कि ये किसने बताया था, साइंटिस्ट हेल्डन ने बताया था। किसने बताया था, साइंटिस्ट हेल्डन। हेल्डन, तो हेल्डन थ्योरी भी कहते हैं इसे, हेल्डन थ्योरी। तो हेल्डन ने किसके फॉर्मेशन के बारे में बताया कि ये नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, साइंटिस्ट हेल्डन ने बताया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इतना आपको मालूम हुआ कि किसने दिया था, हेल्डन थ्योरी। आपको क्लियर हुआ कि नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन हुआ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में ये सारे पढ़ते हैं कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, बाय देयर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही, मतलब नॉन लिविंग से ही। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। तो नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ था, साइंटिस्ट किसने बताया था, हेल्डन ने बताया था। दीज आर हेल्डन थ्योरी। क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर थोड़ा हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि ये दे रखा है समरी ऑफ स्टेप्स ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो लाइफ को ओरिजिन कैसे हुआ। जैसे फ्री एटम जानते हैं, ऑर्गेनिक एटम जैसे हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, सल्फर होते हैं। दीज आर एटम। ये कैसे होते हैं, एटम होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ में बताया था कि लाइफ का ओरिजिनेट किससे हुआ, लाइफ का ओरिजिनेट कैसे हुआ। सबसे पहले कौन सी इनऑर्गेनिक मतलब एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और सबसे पहले हीलियम और हाइड्रोजन गैस ही बनी थी। तो दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम, दीज आर गैस, मतलब हीलियम इज अ गैस। ठीक है। तो दीज आर फ्री एटम। फ्री एटम कौन से हुए, ये सारे फ्री एटम हुए। अच्छा, सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, मीथेन है, अमोनिया है, दीज आर सिंपल मॉलिक्यूल्स। ये कैसे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दीज आर सिंपल बायो मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मीथेन और वाटर मिलकर बनाते हैं। मीथेन और वाटर मिलकर ये शुगर है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है। तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, शुगर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वगैरह। और मीथेन है, वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया है, इससे अमीनो एसिड बनता है। ठीक है। तो अमीनो एसिड किससे बना, मीथेन, वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया। मीथेन, वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया, ये ध्यान रखेंगे। मतलब अमीनो एसिड का फॉर्मेशन, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती है, तो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन किससे हुआ, मीथेन, वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया। ये क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है, अमीनो एसिड बनता है। क्लियर हो गया। मैंने ये सारा समझाया अभी। ये सारे मतलब मीथेन है, वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया है, साइनाइड है। ठीक है। तो ये इसे नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन और पैरामिडिन्स बनते हैं। तो जो नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन और पैरामिडिन्स क्या होते हैं वो अभी मैं बताऊंगा, प्यूरिन और पैरामिडिन्स के बारे में। एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, दीज आर नाइट्रोजन बेस। 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं और इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्यूरिन और पैरामिडिन्स में। चलो मैं थोड़ा यहाँ पर बता दे रहा हूँ। नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजनस बेस, बेस नहीं बेस, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनस बेस होते हैं 5 होते हैं। एडेनाइन, यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थायमिन एंड यूरेसिल। तो हाउ मैनी नाइट्रोजनस बेस, 5, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। क्लियर हो गया। तो 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं, 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्यूरिन, प्यूरिन एंड पैरामिडीन, प्यूरिन एंड पैरामिडीन। ठीक है। तो प्यूरिन और पैरामिड, प्यूरिन में 2 नाइट्रोजन बेस आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। बेटा ध्यान रखेंगे, ये आ भी जाता है कि प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनाइन और ग्वानाइन। 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं ओनली प्यूरिन में। प्यूरिन में ओनली 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनाइन और ग्वानाइन। ठीक है।
एडेनाइन और ग्वानिन। अच्छा, पैरामिडेंस में जो पैरामिडेंस होता है, पैरामिडेंस में 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। क्लियर हो गया? तो जो पैरामिडेंस होते हैं साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। क्लियर हो गया? प्यूरिन और पैरामिडेंस। अब यहाँ पर जो डीएनए होता है, डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। क्लियर हो गया? थायमिन को टी से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर 4 नाइट्रोजन बेस हैं। डीएनए में ओनली 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ये क्लियर हुआ? और जो आरएनए होता है, आरएनए, आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, ठीक है, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल। तो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या है? आप जानते हैं डीएनए डबल हेलिकल फॉर्म में होते हैं। डीएनए कैसे होते हैं? डबल कल हेलिकल में डबल स्ट्रैंड होते हैं। डीएनए सभी जानते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंड होते हैं। और आरएनए कैसे होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। सिंगल मतलब एक ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए में होते हैं। एक डिफरेंस ये है। दूसरा, इसमें डीएनए में नाइट्रोजन बेस होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है। क्लियर हो गया? थायमिन होता है। और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। डिफरेंस ये है, इसमें डीएनए में थायमिन नाइट्रोजन बेस होता है और आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। यहाँ पर मैंने इसके बारे में भी बता दिया। प्यूरिन और पैरामिडेंस क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं, डीएनए और आरएनए में थोड़ा डिफरेंस भी बता दिया। डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होते हैं। डीएनए क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है और इन ऑल लिविंग थिंग्स। और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। प्रोटीन आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है हमारी बॉडी में। और डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का वर्क करता है। डीएनए इज अ इनहेरिटेबल मटेरियल्स। इनहेरिटेबल मटेरियल्स, DNA is a inheritable material in all living things except then the few viruses। तो DNA इनहेरिटेबल मटेरियल्स है ऑल लिविंग थिंग्स में, कुछ वायरस को छोड़कर, और कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे मैंने आपको शायद बताया होगा कि जो HIV वायरस होता है, HIV जब वायरस, तो HIV में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बताया, प्यूरिन और पैरामिडेंस में बताया, जेनेटिक मटेरियल कैसे फॉर्म होते हैं इसके बारे में बताया। और जेनेटिक मटेरियल की जो यूनिट होती है, न्यूक्लिक एसिड जो यूनिट होती है, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताया। तो ठीक है। अच्छा, थोड़ा ये भी बता दे रहा हूँ कि न्यूक्लियोटाइड किससे फॉर्म होते हैं, कैसे बने होते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेटा, मैंने अभी बताया न्यूक्लिक एसिड की सबसे स्मॉल क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। दीज आर पॉली न्यूक्लिक एसिड इज पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। और यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं 3 मॉलिक्यूल से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स। एक तो होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, ध्यान रखेंगे। एक मॉलिक्यूल क्या होता है? पेंटोज शुगर का होता है, ये क्लियर हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड होता है, पहला समझ गए, पेंटोज शुगर। दूसरा है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, समझ गए। फॉस्फोरिक एसिड को पी से डिनोट करते हैं। और तीसरा मॉलिक्यूल से होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस प्यूरिन और पैरामिडेंस होते हैं। तो 3 मॉलिक्यूल बनकर न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। 3 मॉलिक्यूल आपस में कंटेन होते हैं। 3 मॉलिक्यूल कौन सा हुआ? फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। और मैंने अभी बताया था न्यूक्लियोटाइड्स बताऊंगा क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर मैंने बता दिया, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर, तीनों मॉलिक्यूल आपस में कंटेन होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। और बाय देयर
न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइंट बाय देयर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस किया, हेल्डेन थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, और कुछ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, साइंटिस्ट यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये थोड़ा हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, तो साइंटिस्ट यूरे और मिलर दो साइंटिस्ट थे, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। दो साइंटिस्ट थे, यूरे एंड मिलर। क्लियर हो गया? मिलर स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अच्छा, जब लाइफ हुई थी, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था, लाइफ आई थी अर्थ पे, तो उससे पहले की बात करते हैं। मैंने ओरिजिन ऑफ लाइफ में बताया था, जब अर्थ पे जब लाइफ आई थी, कैसे आई थी अर्थ पे लाइफ। जब प्री एग्जिस्टिंग अर्थ की जो कंडीशन थी कैसी थी, सबसे पहले अर्थ की, तो जब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो उस समय मतलब अर्थ पे क्या कंडीशन थी, मैंने आपको बताया था। वॉल्केनिक एरप्शंस हुआ करते, थंडरिंग हुआ करती थी, और तेज़ हवाएं चलती थी, और टेम्परेचर कितना था अर्थ का, 8000 डिग्री सेल्सियस, 8000 डिग्री सेल्सियस था। मतलब एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर था 8000 डिग्री सेल्सियस था, प्री एग्जिस्टिंग जो अर्थ की जो कंडीशन थी। वॉल्केनिक एरप्शन हुआ करते थे, थंडरिंग हुआ करते थे, लाइटनिंग हुआ करती थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था उस समय। तो और कुछ इनऑर्गेनिक गैसेज भी थी, जैसे मीथेन थी CH4, अमोनिया थी, अमोनिया NH थी, कार्बन डाइऑक्साइड था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर मॉलिक्यूल्स था H2O। क्लियर हो गया? H2O। तो यहाँ पर बहुत सारे इनऑर्गेनिक गैसेस थी, और वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ करते थे, जिससे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मैक्सिमम था जब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था, और उस समय की बात है। ठीक है, और ये इसका टेम्परेचर कितना था, अबाउट टेम्परेचर कितना था, 8000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस थी लाइफ की पहले। तो मैंने आपको बताया था, ये तो साइंटिस्ट हेल्डेन बता गए थे कि अमोनिया और मीथेन मिलकर, अमोनिया और मीथेन मिलकर ये वाटर ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीजन से कंसिस्ट करते हैं, और क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड यहाँ पर अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा आया, अमीनो एसिड आया। तो यूरे और मिलर ने, आप जानते हैं कि यूरे और मिलर ने सबसे पहले ये बताया कि सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा आया, अमीनो एसिड आया। ठीक है, स्टैनले मिलर और ये फिर यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया, अमीनो एसिड के बारे में प्रूव किया कि अमीनो एसिड होते हैं, और अमीनो एसिड किससे बने होते हैं, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इसी को यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। थोड़ा मैं यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डायग्राम है, यूरे मिलर ने बताया था, अपने घर पे ही ये एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, अपने ही लैब में। एक बड़ा सा क्या लिया, बीकर लिया, और उसमें इनऑर्गेनिक गैसें ली, अमोनिया लिया, मीथेन लिया, हाइड्रोजन गैस ली, वाटर मॉलिक्यूल लिया, और 8000 डिग्री टेम्परेचर लिया, क्योंकि उस समय बताया कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ में ये सारी चीज़ें थीं, और इनसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लिविंग बने। इन्हें हेल्डेन बता गए थे, साइंटिस्ट हेल्डेन। तो हेल्डेन थ्योरी इसलिए मैंने पहले बताया था, समझाया था, और ये तो बता गया था, प्रूफ नहीं किया था। ठीक है, लेकिन प्रूफ किसने किया, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में। यूरे एंड मिलर ने इसको सही साबित कर दिया, सिद्ध साबित कर दिया कि हाँ ऐसा ही होता था, हेल्डेन थ्योरी सही थी, गलत नहीं थी।
साइंटिस्ट हेलर ने जो बताया कि नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन हुआ, ये सही साबित हुआ। कैसे सही साबित हुआ? तो इसी को बोलते हैं यूरेमिलर एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने जो इनऑर्गेनिक गैसें ली, इनऑर्गेनिक गैसेज है, अमोनिया है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये सारे मतलब वॉल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ करता, तो इससे इनका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना था होता था 8000 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। और लाइटनिंग हुआ करती थी, लाइटनिंग। तो लाइटनिंग के लिए यहाँ पर क्या लगा दिए? इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है। जिससे इन्वायरमेंट में लाइटनिंग हुआ करती थी, इसके लिए क्या लगा दिए? इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। तो यहाँ पर चार्ज आए, चार्ज फॉर्मेशन हो गया, ये गैसेज हुई, वाटर मॉलिक्यूल में टेम्परेचर था, सारा मतलब वही इन्वायरमेंटल कंडीशन बना दी जो पहले मतलब लाइफ थी, मतलब अर्थ की जो पहले कंडीशंस थी वही कंडीशंस बना दी, सारी चीज़ें वही रख दी। उन्होंने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने या लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था, तो इनको ठंडा करने के लिए मतलब यहाँ पर तो हॉट वाटर है, ये हॉट वाटर यहाँ से निकल रहा, और मतलब ये और कोल्ड वाटर डाल रहे थे, क्योंकि ये जो गैसेज निकल रही थी यहाँ पर टेम्परेचर इनके ज़्यादा था, तो इसको ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ा? कोल्ड करना पड़ा। तो सबसे पहले ठंडा मतलब ये ठंडा पानी यहाँ से जा रहा है और यहाँ से ये हॉट वाटर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन थी यहाँ पर ठंडा हो जा रही है, ठीक है। टेम्परेचर क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा था, इसलिए मतलब इसको टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। तो कोल्ड वाटर यहाँ से जा रहा है और यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है। जिससे ये क्या लिक्विड फॉर्म में जो गैसेज थी वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती थी और श्रिंक हो जाती हैं और कंडेंसेशन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखा कि जो भी फॉर्म हुआ, ये सारा कंडीशन मिलकर ये भी जो फॉर्म हुआ, सबसे पहले एक अमीनो एसिड फॉर्म हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखा जो भी सब्सटेंस बना, तो यहाँ पर देखा कि एक अमीनो एसिड बना बेटा। सबसे पहले सबसे पहले अर्थ पर कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आया, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिसर्च हुई थी? अमीनो एसिड की हुई थी। ये भी आता है, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से बना था? अमीनो एसिड बना था। और किसने बताया था? यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में हमने सही साबित किया, सिद्ध साबित किया कि अमीनो एसिड फॉर्म हुआ था सबसे पहले अर्थ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये फ्लास्क लिया, यहाँ पर अमीनो एसिड यहाँ से बॉयल किया, निकाला, ठीक है। और यहाँ पर जो अमीनो एसिड होता है वो स्टोर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में आपने क्या जाना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना था। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि सबसे पहले अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आया, बाद में अनदर साइंटिस्ट भी आए थे। पहले यूरे और मिलर ने, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव किया अपने इस एक्सपेरिमेंट में कि अमीनो एसिड बना। और उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने रिसर्च किया कि बाद में कहीं कार्बोहाइड्रेट मिले, कहीं पर न्यूक्लिक एसिड मिले, कहीं पर और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, ठीक है। तो इससे सही सिद्ध साबित हुआ, हेल्डन थ्योरी को सही साबित बताया इन्होंने कि हाँ, नॉन लिविंग कंपोनेंट से ही लिविंग कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है, या नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन हुआ। तो हेल्डन थ्योरी को मैंने समझाया, और स्टैनले मिलर थ्योरी को मैंने बताया कि क्या होता है और इसमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आता है। ये डायग्राम भी आता है बनाने के लिए, और लाइफ के बारे में स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर हो गया? तो ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस किया, हेल्डन थ्योरी के बारे में डिस्कस किया और यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में समझा। और ये मैंने केवल आपके जनरल नॉलेज के बेस पर बताया, आपके मतलब वैसे बेसिकली जो बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार जो सिलेबस है आपका, जो इवोल्यूशन को रिमूव कर दिया गया, समझ रहे हैं बेटा? इवोल्यूशन को रिमूव हटा दिया गया, केवल हेरेडिटी के बारे में। आपको जो चैप्टर हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन है, तो हेरेडिटी के बारे में दे रखा है, इवोल्यूशन को रिमूव कर दिया। तो हेरेडिटी तो समझा दी था पहले ही, और इवोल्यूशन में भी मैंने बहुत सारे टॉपिक, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, लाइफ कैसे आई, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने, यूनिवर्स क्या होता है, गैलेक्सी क्या होती है, मिलर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो ये इवोल्यूशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं।
और नेक्स्ट टाइम में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इवोल्यूशन के बारे में बेसिक चीज़ें बता दी और इतना ही हम स्टडी करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, डार्विन थ्योरी है, आप सेल्फ स्टडी कर लेंगे। आगे पढ़ने के लिए 11th और 12th में पढ़ने के लिए आप पढ़ लेंगे सेल्फ कि इवोल्यूशन, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ और इवोल्यूशन के फादर किसे कहते हैं, डार्विन को। तो डार्विन ने बताया कि मतलब चिंपैंजी से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, चिंपैंजी से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, किसने बताया, डार्विन ने बताया। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एक बुक है डार्विन की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया कि मतलब जो मॉन्की थे, चिंपैंजीज थे, उनका इवोल्यूट हुआ और ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री पढ़ेंगे। और मतलब डार्विन थ्योरी में यही आ जाएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और लेमार्क थ्योरी क्या था, ये हम पढ़ेंगे। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी डार्विन ने दी थी, तो इसके बारे में नेचर सिलेक्ट करता है, ठीक है, और लाइफ को। तो ये दो एक थ्योरी हैं, उसको अपने आप पढ़ लेना और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट चैप्टर।